नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि 12 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रामपुर दौरा है। तो अहम जानकारी, आजम खान के समर्थन में 5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे अखिलेश यादव। आपको जानकारी बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 12 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रामपुर दौरा है। कई मायनों में अहम होगा ये दौरा। और साथ ही आपको बता दें कि आजम खान के समर्थन में 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। उसके साथ ही जनसभा को भी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर के जिस तरह से उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रामपुर दौरा होगा और इस दौरे को लेकर के तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से तैयार शुरू कर दी गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान वो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही पार्टी के अहम माने जाने वाले आजम खान के समर्थन में 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए भी अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो चुनाव नजदीक है, जिस तरह से उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे आए दिन सामने आते हैं, लेकिन इस बार बरेली पुलिस ने कुछ ऐसा किया कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। बरेली में भारतीय वायुसेना के कर्मचारी को पुलिस ने शांति भंग करने का आरोपी बताया और मुलचका पाबंद करने का नोटिस भी भेज दिया। लेकिन इस कर्मचारी की मौत 2019 में ही हो चुकी है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के कर्मचारी नेपाल सिंह को यूएन ने शांति दूत मानकर सम्मानित किया था और बरेली पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने का आरोपी बता दिया। यही है कि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, ठीक है, वो अब नहीं है, तो शांति भंग में उनका नाम आया है। पूरा जीवन उन्हें अपना फौज में निकाला, पूरी शांति सेना ये सब में, साउथ अमेरिका सब में गए थे, अवार्ड लिए बड़े बड़े मेरे हस्बैंड ने। अब वो ना है तो शांति भंग में उसमें डाला है नाम। ये बताओ, देश में इतना बड़े बड़े काम करे मेरे हस्बैंड ने। वो कारगिल लड़ाई में भी गए थे हैं, वहां से भी, और सब लोगों ने उनको इतना इमोट दिया, सब दिया। और ये अपने गांव में आके पता नहीं किसने क्या कैसे करके उनका नाम डाल दिया शांति भंग करने में। जो बंदा है नहीं, वो 1 साल पहले है नहीं, बस 10 दिसंबर 2019 में उनको जो है वो एक्सपायर हो गए। और एक्सपायर होने के बाद अब 2 साल बाद एक छोटा सा एक नोटिस आता है, जिसमें परगना मजिस्ट्रेट हमारे बरेली की जो हैं उनके थ्रू एक नोटिस आया। कहा गया एक ये जनरली एक ग्राम पंचायत जो अपनी चुनाव चल रहा है उसके कारण एक कार्रवाई की जा रही है, छोटी छोटी सी कार्रवाई है और इसमें आपको साइन करना होगा। तो हमने सोचा कि जनरली एक बात होगी, कोई बात नहीं, ये मतगणना या इस तरीके का कोई ऐसा होगा, तो हमने साइन कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि ये किस चीज़ का है। तब लोगों के पास लिस्ट जब पहुंची तो लोगों ने कहा कि अरे आपका नाम तो डाला है और आपके फादर का नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया। तो हमने कहा किस चीज़ में डाला है, तो बोले गुंडा एक्ट होती है एक तरीके की, कि आप शांति भंग कर रहे हैं भरतौल में। थाना कैंट के अंतर्गत एक गांव में जो चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा धारा 107-16 सीआरपीसी के अंतर्गत पाबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक व्यक्ति का नाम गलत भेज दिया जो पूर्व में मृतक थे। इस पूरे प्रकरण में जो चौकी इंचार्ज है उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है और उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो हर एक व्यक्ति का वेरीफाई करें और उसके बाद ही 107-16 की रिपोर्ट भेजें। बीते रोज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोविंदा ने यहां दीप प्रज्वलित कर नारियल फोड़ा और स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से यूपी वाले ठुमके पर डांस कर समा भी बांध दिया। उन्होंने फैंस के लिए गाना भी गाया। गोविंदा से मिलने के लिए काफी भीड़ भी जमा हो गई। हर तरफ से फैंस सेल्फी लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके बाउंसर्स और पुलिस भी गोविंदा की सुरक्षा में तैनात थी।
राजधानी लखनऊ में गोराही मॉल रोड स्थित बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज में बीती रात अमोनिया गैस रिसाव से तेज धमाका हो गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज का ऊपरी हिस्सा उड़ गया। घटना के समय करीब 5 से 6 मजदूर कोल्ड स्टोरेज के अंदर काम कर रहे थे। वहीं अमोनिया गैस का चैम्बर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बीते देर रात हुए इस हादसे में कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से ढह गया। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में रखा 60,000 बोरी आलू भी बर्बाद हो गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अली मोहम्मद ने घटना के चश्मदीद मजदूरों से खास बातचीत की है। देखिए, जो है ये इटौंजा थाना क्षेत्र में माल रोड पर, इटौंजा से माल रोड पर एक बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें लगभग 8:30 पौने 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अमोनिया गैस का रिसाव हो गया कोल्ड स्टोरेज में। तो उस पर तत्काल जो है, जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और हमारे जो मौके के अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी और CO साहब यहाँ से मौके पे गए। विधिवत सर्च कराई गई है। सर्च में 4 लोग वहाँ पे मौके पे मिले थे मजदूर, उनको जो है अस्पताल लाया गया है और जिनमें से जिनकी 2 लोग ज़्यादा गंभीर हालत में थे उनको KGM में रेफर किया है, जबकि 2 लोगों की स्थिति खराब है। उनको लगभग जो है वो अभी जो सूचना है डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि वो जो है ब्रॉड डेड प्राप्त। जिस समय ब्लास्ट हुआ है उस लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव के चलते ब्लास्ट हुआ है। इस समय हम उस स्टोरेज के बाहर मौजूद है और हमारे ठीक पीछे जो ये फैक्ट्री देख रहे हैं, ये वही फैक्ट्री है जिसका नाम बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज बताया जा रहा है। ये लखनऊ के इटौंजा में स्थित है, जहां पर आज लगभग शाम के 9 बजे के आसपास एक ब्लास्ट होता है और उसमें लगभग 20 से 25 मजदूर फंस जाते हैं। किसी तरीके से जान बचाकर मजदूर वहां से बाहर निकलते हैं और 4 मजदूर बोरी के नीचे दब जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचती है, जिसके बाद कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और 4 लोग जो अंदर फंसे थे उनको निकालकर स्थानीय हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर 2 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। वहीं 2 की हालत नाजुक बनी है, जिनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हमारे ठीक पीछे ये तमाम मजदूर भी खड़े हैं जो उस वक्त इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये हादसा हुआ तो कैसे ये हादसा हुआ और इन लोगों ने वहां पर क्या देखा। क्या नाम है आपका? जब ये हादसा हुआ आप लोग कहाँ थे, क्या देखा? 5 फ्लोर पर हम लोग काम कर रहे थे। देखा बड़ी जोर से धाड़ से आवाज आई, तो हम लोग देखा तो हम लोग बोरी निकाल कर भागे और 4 लोग हमारे वहाँ अंदर छल्ली लगा रहे थे। वो अंदर ही रह गए और हम लोग बाहर भागे। ये जो स्टोरेज है इसमें क्या काम होता है और जिस समय घटना हुई कितने लोग थे उस समय और कितने घायल हुए हैं? 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 घायल तो 6-7 लोग हो गए हैं, लेकिन 4 लोग ज्यादा घायल हुए हैं, 2 लोग की मृत्यु हो गई। अच्छा, घटना के बाद कोई आपसे मिलने आया फैक्ट्री मालिक का या कोई मदद मिली है अब तक? कोई मदद नहीं। तो बिल्कुल ये हमारे साथ तमाम वो मजदूर थे जो घटना के समय इस फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके लगभग 7-8 जो साथी थे वो घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद फैक्ट्री के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ अली, जेके न्यूज़ चैनल लखनऊ। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी ने सांसद कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। खुद पर गोली चलवाने के बाद से आयुष फरार है। आयुष की पत्नी का कहना है कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया है। आयुष की पत्नी ने बताया कि इस वक्त वो दिल्ली में सांसद के आवास में छिपा हुआ है। आज आप आयुष से आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी और कब हाजिर होने की बात कही? क्या बीच में मामला आपके बीच में आ गया? जी, आयुष से मेरी आज रात मतलब आज बीती हुई रात को बात हुई थी और उसने मुझे बोला था कि मैं मंडे को ही सरेंडर करूंगा। ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा। जब तक उसकी बेल नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो कौशल किशोर से भी आपकी कुछ बात हुई है, सांसद से? जी हाँ, मेरे पापा से सुबह बात हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी बात हुई। तो मतलब उनसे ये बात हुई, मैंने कहा था पापा जैसा वो चाहता है मैं उसके हिसाब से करने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम सारी चीज़ें नॉर्मल हो मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला उसकी मर्जी, वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और आयुष का कहना है कि घर वालों के द्वारा प्रेशर है मेरे पर और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ।
तो दोनों लोग की कोई बात मैच ही नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से। मैं इसलिए काफी परेशान थी, तो मुझे बस बोलना पड़ा इसी वजह से। क्या खतरा है आपको? आप अपने खतरा बता रही हैं, किससे जी हाँ, खतरा है? मुझे आयुष ने ही ये बात बताई कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम थोड़ा संभल के रहना। और उसकी फैमिली वालों से ही आयुष ने बोला कि किसी से भी तुम बस ज्यादा मिलना मत, किसी से बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चले जाना। बरेली में बीडीए की टीम ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सैदपुर हॉकिंग्स में 2 बिल्डरों द्वारा बनाई गई अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। पल भर में 4 कोठियों को गिरा दिया। बीडीए की कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बनाने वालों में खलबली मच गई। बता दें कि शहर में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ रखा है। कुछ दिन पहले ही बिसलपुर रोड पर 2 स्कूल समेत 3 स्थानों से करोड़ों रुपए की भूमि कब्जा मुक्त कराई गई थी। बीडीए की टीम दल बदल के साथ सैदपुर हॉकिंग स्थित नर्सरी रोड पर पहुंची, जहां करीब 10 बीघा भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ था। कई मकान बनाकर बेच दिए गए थे। कई मकानों का निर्माण कार्य चल रहा था। हॉकिंस एरिया में 10 बीघे में एक अवैध कॉलोनी बनी थी, जिसमें बिल्डर द्वारा, जो श्री अनिल अग्रवाल और मनोज शुक्ला द्वारा मकान निर्मित करके इनको सेल आउट किया जाता था। पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी थी, ना ही नक्शा पास कराया गया था, ना ही लेआउट प्राधिकरण से पास कराया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा कल यह एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4 कोठियों को ध्वस्त किया गया है और जितना भी वहां पर डेवलपमेंट कार्य था जो अवैध रूप से किया गया था, उसको ध्वस्त किया गया है। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय किशोर का शव पेड़ पर लटका मिला। किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतका का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को लग गई। आरोप है कि परिजन किशोरी को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते थे। वहीं परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर भी उसके साथ मारपीट की। प्रेमी जान बचाकर मोटरसाइकिल से भाग रहा था और एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। वहीं इस घटना से आहत किशोरी ने आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज जो उसने आत्महत्या की है, या ये लगता है कि परिवार वालों ने उसे मार दिया है? क्या लगता है? ऐसा नहीं पता है। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता है, मुझे इसमें क्या पता। मैं तो होश ही नहीं था मुझे, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्या पता। अच्छा, देखूंगा जब ही तो बता दो। तो वो तुमसे ये कहती थी कि हमें ले जाओ यहाँ से? हाँ। फोन पे बात होती रहती थी, तो तुम्हें भगा ले जाने की बात कर रही थी वो? है मुझे ले जाओ यहाँ से, जहाँ रखोगे वहाँ। अच्छा, परेशान हो गई। अच्छा। गोरखपुर एडीजी अखिल कुमार अपनी अलग अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी सक्रियता को लेकर महकमे भी खासा सतर्क नजर आता है। ताजा वाकया कुछ तोंद वाले पुलिसकर्मियों से जुड़ा है, जिन पर नजर पड़ी तो जवाब देना पड़ गया। बताया जा रहा है कि एडीजी ने इन सिपाहियों को फिटनेस का महत्व समझाते हुए तोंद अंदर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। एडीजी ने कहा कि खुद को फिट रखने से बीमारियों से बचाव होगा और ड्यूटी भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। दरअसल एडीजी किसी काम से सर्किट हाउस जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नजर एक हेड कांस्टेबल पर पड़ी, जिनकी तोंद निकली हुई थी। एडीजी ने हेड कांस्टेबल बल को 10 दिन में तोंद कम करके दिखाने का लक्ष्य दिया है। देखिए, इधर जो कुछ दिन जो ड्यूटियां मैं देख रहा था, उसमें कुछ पुलिसकर्मी मुझे दिखे ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा वजन उसमें दिख रहा था। ये चिंता का विषय है। उनसे वार्ता की और उन वेट बढ़ने का उनसे कारण समझने की कोशिश की गई। ये अधिकांशतः देखा जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जो ड्यूटी के आवर्स हैं वो निर्धारित नहीं होने की वजह से एक समय पे वो ना सो पा रहे हैं, समय से वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं और उनके कारण उनका कुप्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और फिर वो खाते भी उल्टे सीधे, उसी कारण फूड हैबिट्स भी खराब हो गई हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, थके रहते हैं। तो ये उनके सेहत पे दुष्प्रभाव दे रहा है।
कोरोना दस्तक के बाद देश कितनी भारी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, इसकी वानगी आज बुलंदशहर में देखने को मिली, जहां महज 5,000 रुपए की नौकरी के लिए हाई क्वालिफाइड युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि पद के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। कोरोना आने से पहले ही देश बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। वहीं कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में हजारों लोगों के रोजगार चले गए और अब तो देश में बेरोजगारी का आलम ये है कि बीएड, बीटीसी होल्डर्स भी 5,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहे हैं। और देश में बेरोजगारी के हालात कितने विस्फोटक हो चले हैं, इसकी वानगी आज यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। क्या गुजरती है उस युवा पर जो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हो और उम्र लगातार चढ़ती जा रही हो। इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने बेरोजगारों की भीड़ में खड़ा होकर दंश झेला हो। आज बुलंदशहर में जो तस्वीर देखने को मिली है, उसमें न जाने कितने हाई क्वालिफाइड लोग पहुंचे। अब ये भविष्य के घर में छुपा है कि उन्हें 5,000 की नौकरी भी मिलेगी या नहीं। बुलंदशहर विकास भवन में लगी युवाओं के इस कतार को बेरोजगारी का आलम कहें या पक्की सरकारी नौकरी पाने की चाहत। दरअसल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश कितनी भारी बेरोजगारी से जूझ रहा है। तस्वीरों में दिख रही भारी भीड़ की वजह क्या है, तो आपको बता दें कि बुलंदशहर विकास भवन में 16 ब्लॉकों में नेहरू युवा केंद्रों के लिए 4-4 वॉलंटियर्स की भर्ती निकली थी, यानी टोटल 64 वॉलंटियर्स की भर्ती निकल गई। लेकिन बेरोजगार इतने हैं कि 64 पदों के लिए 600 युवा इंटरव्यू देने पहुंच गए। साक्षात्कार के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th क्लास रखी गई है और यहाँ पर 10th क्लास से लेकर के हायर क्वालिफाइड बच्चे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो कि 5,000 पर मंथ का मानदेय है, उसमें आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारी अगर सैलरी नहीं आई तो सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये परमानेंट जॉब नहीं है? जी नहीं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ 2 इयर्स के लिए है। ऐसे एक तरह से आप समझ लीजिए, एक तरह का ये आपके साथ में एग्रीमेंट है 2 इयर्स। अच्छा, यहाँ ये कुछ जानकारी अगर आपको हो तो कुल टोटल यहाँ पदों की संख्या कितनी है और लगभग कितने लोग यहाँ साक्षात्कार के लिए आए हैं? यहाँ पर 600 लोगों को बुलाया गया है और करीब 34 पद है, हर ब्लॉक से 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। 5,000 की नौकरी है और उसमें भी 2 साल के लिए है और 5,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह है ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, और जिसमें हमें 5,000 वेतन मिलेगा। और वो इतने पढ़ने के बावजूद भी 5,000 की नौकरी के लिए बेरोजगारी भारत में इतनी है कि 5,000 की नौकरी के लिए हमें यहाँ पर आवेदन किया और उसमें भी साक्षात्कार के तौर पे हमारे लिए फुल गारंटी नहीं है कि हमें यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। हमारा सिलेक्शन पहले। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास बीएड, बीटेक, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, जबकि इन पदों के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी गई थी। वहीं महीने का वेतन केवल 5,000 रुपए ही मिलेगा, लेकिन युवाओं का कहना है कि इस भारी बेरोजगारी में कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। ये लग तो रहा है, लेकिन सर क्या करें, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। आज के समय जो नौकरी जितनी भी मिले वो ठीक है, लेकिन सर समथिंग बेटर नथिंग, जो भी है ठीक है। वहीं युवाओं ने सरकार के रोजगार को लेकर किए जा रहे दावे और वादों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। युवाओं का कहना था कि सरकार चुनाव के समय तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। कि हमें एक वॉलंटियर के पद के लिए इतना लाइन में लगना पड़ रहा है, अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। सरकार से कुछ कहेंगे? जी, सरकार से मैं यही कहूँगा कि सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती। अब इलेक्शन आता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इतने पद उसमें निकाल रखे हैं कि 5 लाख पद उसमें खाली है कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे। कहाँ है वो वैकेंसी? वैकेंसी होती तो वॉलंटियर के पद के लिए मेरे भाई बहन इतने हैं, देखो पीछे कितने हैं, तो ये 5,000 की सैलरी के लिए इतना वो करते। कितने पद हैं, कुछ जानकारी है कितने पद हैं? 12,000 ऑल इंडिया।
बहुत बुरा महसूस हो रहा है सर। सरकार को वैकेंसी नहीं निकलती तो पब्लिक क्या करे? जो हाई एजुकेटेड हैं वो लोग क्या करेंगे? आएंगे ही ऐसी छोटी जॉब के लिए वो तो। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ सोचना चाहिए उन्हें? जब इतनी सारी जब जनता वोट दे रही है तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि उन्हें वैकेंसी निकालनी चाहिए। इतनी सारे लोगों ने बीएड किया है, वो किस लिए कर रहे हैं? बेफालतुआ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि उनके लिए वैकेंसी निकले। और वो कहीं ना कहीं 10 लाख पूरी जगह खाली है इंडिया में, लेकिन कहीं पे भी वैकेंसी नहीं निकल रही। 2 लाख पूरी यूपी में है। देश कितनी भारी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है अब तो आप समझ ही गए होंगे। साथ ही चुनाव के समय नेताओं की ओर से किए गए वादों पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये भी आपने जान लिया होगा। खैर देखना होगा कि देश में रोजगार के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके 24/7 न्यूज। जनपद संभल में 11 शिक्षकों के खिलाफ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां बीएसए ने करीब 1 दर्जन शिक्षकों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन 11 शिक्षकों पर फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी हथियाने का आरोप है। ऐसे में जहां बीएसए ने सभी 11 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, वहीं शिक्षकों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश भी जारी कर दिए। बता दें कि इस फर्जीवाड़े का खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर आदेश हुए हैं, ये पूरा मामला क्या है? ये तो एसआईटी की जांच चल रही थी। एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए, माननीय उच्च न्यायालय ने उन्होंने सही मान लिया है। अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितने शिक्षक हैं ऐसे जनपद में? जनपद में 11। क्या उनके वेतन पर भी रोक लगाई गई है? हाँ, वेतन भी जो है। मऊ जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर बनौरा में तैनात एक शिक्षक पर लापरवाही का आरोप लगा। शिक्षक के खिलाफ रानीपुर मंडल के बीजेपी मंडल अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने कभी स्कूल नहीं आता, साथ ही खुद को शिक्षक नेता बताकर इधर उधर घूमता है। ऐसे में बीजेपी मंडल अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह कि कम से कम यह जो इन्होंने गलती की है, इस गलती का दंड इनको मिलना चाहिए और समाज का सुधार होना चाहिए। जिस पद पर उस व्यक्ति को कम से कम सुधार कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी जाए तो क्या करेंगे आप इस पर? आगे और दरवाजे हैं और आगे जाया जाएगा। मुख्यमंत्री तक इसकी व्यवस्था है, इससे ऊपर जाया जाएगा, लेकिन कम से कम सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आख्या मांगी गई है, आख्या प्रेषित की जा रही है। क्या माना जाए कि कार्रवाइयाँ ऐसे ही रुकी रहेंगी, आगे भी होंगी? नहीं, जो प्रकरण था उसमें नियमानुसार पूर्व अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है। बाकी कोई और प्रकरण संज्ञान में आता है किसी कोई इस तरह की, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के गांव उजड़ेड़ी में एक किसान के घर में अचानक आग भड़क उठी। कुछ देर ही बाद आग ने पड़ोस के मकान को भी चपेट में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस भीषण आग से घर के सामान और पशु जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। रामपुर की रेडिको खेतान की इकाई रामपुर डिस्टिलरी में सुबह भीषण आग लग गई। आग से कई लोग बुरी तरह से झुलस गए और कई चोटिल हो गए। रेडिको खेतान प्रबंधन ने तत्काल अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस से उनको बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भिजवा दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों को हायर ट्रीटमेंट के लिए मुरादाबाद मेडिकल कॉलेज भेजा है। उधर सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लोग बताए जा रहे हैं घायल हैं, वो यहाँ लोकल हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बाहर रेफर कर दिया गया है। किस कारण से आग लगी है, उसमें क्या कमियां थी यहाँ पर, वो सब देखा जाएगा, जांच कर। किस चीज़ में लगी है आग? ये टैंक है अल्कोहल का, उस टैंक में आग लगी है। सेफ्टी मेजर में कुछ कमी पाई है आपने? ये तो सीएफओ और वो एक्सपर्ट लोग तय करेंगे। आग को बुझाने का प्रयास किया। अभी आग लगी है, बुझ गई सर? हाँ, वो इस तरह का होगा। कोई कैजुअलिटी? नहीं, कैजुअलिटी नहीं है। दीवार गिरी है, उसमें कितने लोग घायल हैं? कुल मिलाकर 9 लोग घायल हैं। कहाँ कहाँ घायल हैं ये जाँच कर। सर कितनी गाड़ियाँ?
तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।